नमस्कार, न्यूज 18 JKLH देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वक्त हो चला है 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर का। चलिए फटाफट अंदाज में आपको 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर बताते हैं। पहली खबर अमेरिका से है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप के अगले टारगेट के बारे में इशारों में संकेत दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप प्रशासन का अगला निशाना क्यूबा सरकार है, तो इस पर उन्होंने कहा कि क्यूबा सरकार एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको ये बता दें कि अमेरिका द्वारा ऑपरेशन शुरू करने और तेल से भरपूर देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के बाद रूबियो कई अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। और ये बात साफ करने के लिए पूछे जाने पर कि क्या उनके कमेंट का मतलब हाँ था, रूबियो ने कहा, मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल में है। तो हाँ, उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको इस बारे में बात नहीं करने वाला कि हमारे भविष्य के कदम क्या होंगे और इस संबंध में हमारी नीतियां क्या होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई रहस्य है, क्योंकि हम क्यूबा शासन के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं। शनिवार को दरअसल अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमला करने और उसके लंबे समय से राष्ट्रपति को पकड़ने के बाद रूस और ईरान सहित सहयोगियों ने तुरंत इन हमलों की संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में आलोचना की। शनिवार सुबह बुलाई गई एक बैठक के दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने इस घटना को एक अस्वीकार्य, अश्लील और बर्बर अपहरण कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमला राज्य आतंकवाद का एक कार्य था, जिसकी तुलना केवल गाजा पट्टी में इजरायली जायोनीवाद द्वारा किए गए मानवता के खिलाफ अपराधों से की जा सकती है। आपको बता दें कि 20वीं सदी में अमेरिकी सैनिकों ने 2 बार क्यूबा पर कब्जा किया था और फिदेल कास्त्रो की 1959 की क्रांति के बाद CIA ने कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के कई प्रयास का समर्थन किया था। आपको जानकारी दे दें कि इसमें 1961 में विनाशकारी बे ऑफ पिग्स आक्रमण भी शामिल था। तो शनिवार को मार ए लोगों में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि क्यूबा बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है क्यूबा कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि क्यूबा अभी एक असफल राष्ट्र है, बहुत बुरी तरह से असफल राष्ट्र। हम क्यूबा के लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों की भी मदद करना चाहते हैं जिन्हें क्यूबा से बाहर निकाल दिया गया और जो इस देश में रह रहे हैं। और अब दूसरी खबर भी अमेरिका से है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में रविवार को कहा कि वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी अगर वेनेजुएला के लिए सही काम नहीं करती है तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप का ताजा बयान शनिवार को डेल्सी के बारे में की गई टिप्पणी के विपरीत है। उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति से बात की थी और वो वेनेजुएला में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कदम उठाने को तैयार है। हालांकि डेल्सी ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को देश से ले जाने की आलोचना की और मांग की है कि अमेरिका उन्हें वापस लौटाए। ट्रंप ने कहा कि अगर वो सही काम नहीं करती है तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर डेल्सी हमारी बात मान लेती है तो वेनेजुएला में अमेरिकी सेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप के इस बयान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका वेनेजुएला पर दबाव बनाए हुए है और वो वहां के नेतृत्व से अपनी शर्तों के मुताबिक कदम उठाने की उम्मीद कर रहा है। और अब तीसरी बड़ी खबर है, जहां पर चीन के BRI में हिस्सेदार बनने से पड़ोसी देश बांग्लादेश ठीक उसी तरीके से कर्ज की जाल में फंस गया है जिससे कभी श्रीलंका था। ये जानकारी की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ठीक उसी रास्ते पर जा रहा है जिस पर कभी श्रीलंका गया था। चीन से अधिक उधारी के चलते 2022 में श्रीलंका डिफॉल्ट की ओर चला गया था, जिससे वहां अव्यवस्था का माहौल पैदा हो गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश कर्ज के जाल में फंस गया है और इसकी पुष्टि बांग्लादेश के राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष M अब्दुल रहमान खान ने की है। और इस दौरान लोन का भुगतान बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बजट खर्च बन गया है। बांग्लादेश का डेट टू GDP रेशियो बढ़कर 39% से अधिक हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2017-18 में 34% के करीब था। रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में आयोजित एक सेमिनार में प्रमुख अर्थशास्त्री
मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि बांग्लादेश के राजस्व बजट में वेतन और पेंशन के बाद कृषि और शिक्षा दूसरा सबसे बड़ा व्यय हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके अलावा वित्त सचिव एम मुजुमदार ने ये कहा है कि बांग्लादेश का चालू वर्ष का राष्ट्रीय बजट देश के इतिहास में पहली बार पिछले वर्ष की तुलना में कम है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि ये ऐसा है कि जैसे पहले से ही किसी पतले इंसान को, किसी पतले व्यक्ति को और भी अधिक वजन कम करने के लिए कहा गया हो। और अब चौथी बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था ने 3 जनवरी की सुबह एक ऐसा डेथ वारंट जारी किया जिसने वैश्विक पत्रकारिता की रूह कपा दी है। ये वारंट किसी खूंखार अपराधी या सरहद पार के आतंकी के लिए नहीं, ये वारंट किसी खूंखार अपराधी या सरहद पार के आतंकी के लिए नहीं, बल्कि उन 7 पत्रकारों के लिए है जिनकी कलम जनरल आसिम मुनीर के अघोषित साम्राज्य के खिलाफ आग उगल रही थी। एक ऐसी अदालत जिसने मुंबई हमलों के गुनहगारों को ससम्मान रिहा किया था, उसी ने आज 7 बुद्धिजीवियों को सिर्फ इसलिए डिजिटल आतंकवादी घोषित कर दिया क्योंकि उन्होंने सच बोलने का साहस दिखाया। पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत यानी कि ATC ने पत्रकारिता के इतिहास का सबसे काला फैसला सुनाया। आदिल राजा, वजाहत एस खान और मोईद पीरजादा समेत 7 दिग्गज पत्रकारों को डिजिटल आतंकवाद का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये फैसला तब आया है जब ये सभी पत्रकार देश से बाहर निर्वासन में रह रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और जनरल आसिम मुनीर के इशारों पर काम करने वाले इस अदालत ने एक नया कानूनी सिद्धांत गढ़ा है और वो है डिजिटल आतंकवाद। 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए दंगों का बहाना बनाकर इन पत्रकारों की ऑनलाइन कमेंट्री और ट्वीट्स को राज्य के खिलाफ युद्ध करार दिया गया। गुनाह क्या है? गुनाह ये है कि सेना की आलोचना करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सच बोलना। इसके बदले में सजा क्या मिली? पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे। और इसके पीछे का मकसद क्या रहा? तो मकसद ये रहा कि विदेशों में बैठे उन पाकिस्तानी आवाजों को खामोश करना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेना की पोल खोल रहे हैं। और चलिए अब 5वीं बड़ी खबर बताते हैं। 5वीं बड़ी खबर ईरान से है, जहां पर ईरान के अंदर इस वक्त विद्रोह की आग यूं भड़क गई है कि अब ये देश के 40 शहरों को अपनी चपेट में ले चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखी जा सकती है। गिरती हुई मुद्रा को लेकर शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब धीरे धीरे पूरे ईरान में फैलता जा रहा है। ऐसे में देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने शनिवार को देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उपद्रवियों को उनकी जगह दिखानी चाहिए। खामेनेई का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक हफ्ते से जारी प्रदर्शन ने ईरान को हिलाकर रख दिया है। आपको जानकारी दे दें कि ईरान के दुकानदारों ने ये प्रदर्शन ईरान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और राष्ट्रीय मुद्रा रियाल की तेज गिरावट के कारण शुरू की थी। बाद में इसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और दूसरे लोग भी शामिल हो गए। कई इलाकों में ये प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं और अब तक कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वही आपको जानकारी दे दें कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इन प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से कहा है कि जो भी दंगाई सड़कों पर मौजूद है उन्हें उनकी सही जगह दिखानी है। उनका ये बयान उस चेतावनी के एक दिन बाद आया है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसक तरीके से मारता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। खामेनेई ने ट्रंप के इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ खोखली बातें हैं। उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो ईरानी जनता के बारे में झूठ और झूठे वादे फैला रहे हैं। अपने संबोधन में 86 वर्षीय खामेनेई ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और हिंसा फैलाने वालों में फर्क करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो लोग आर्थिक परेशानियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत की जा सकती है और अधिकारियों को उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि हिंसा करने वालों से बातचीत का कोई फायदा नहीं है और उनसे सख्ती से निपटना चाहिए।